Hello student, good morning all of you। आज हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सेकंड यूनिट हमारी चल रही है उसमें हमने कुछ थ्योरम लास्ट 2 वीडियोज में करा दी हैं। उनसे आगे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कॉची इंटीग्रल फार्मूला जिसे बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इसको आज हम प्रूव करेंगे। देखो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का, वो ये है कि पहले तो हम फॉर्मल वे में जो हमें दिया हुआ उसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर इसको हम समझाएंगे कि इसमें क्या दिया और क्या पूछा है। तो इसमें क्या है, माना एफ जेड चापकलनीय है, मतलब रेक्टिफिएबल जॉर्डन वक्र जॉर्डन आर्क है द्वारा परिबद्ध एक से संबंध क्षेत्र जी में विश्लेषिक फलन है। एफ जेड कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, किसमें, सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में, जो किससे बाउंड हो रहा है, रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व सी से, तथा सी पर यह सतत फलन है। जो सी है, सी से बाउंड जो हो रहा है, जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन सी पर भी जो फंक्शन है वो कैसा हमारा कंटिन्यूस है। तो हमें यहाँ पर ये दिखाना है, तो जी के किसी बिंदु जेड नोट के लिए एफ ऑफ जेड नोट इजकल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, ये है। दूसरी तरीके से भी इसका स्टेटमेंट आने का वो रहता है। दूसरी तरह से जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, अब सी क्या, विद इन एंड क्लोज कंटूर क्या सी है, एंड जेड नोट कैसा है, इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन हमें ये इसका दूसरा मेथड है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड जेड माइनस जेड नोट डी जेड की जो वैल्यू है उसमें 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ जेड नोट के। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या ले लें इसको, हम ये टोटल जो फंक्शन है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसके अंदर वाले इंटीग्रांड को सी मान लेते हैं। एक फंक्शन मान लिया क्या है, जी जेड इजकल टू क्या है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अब देखो हमें दिया क्या था, एक जॉर्डन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी जो किससे बाउंड हो रहा था, सी से बाउंड हो रहा है। किससे बाउंड हो रहा, सी से बाउंड हो रहा है। ये है, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन जो किससे बाउंड हो रहा है। इसमें क्या था, एफ जेड कैसा था, एनालिटिक था। एफ जेड इसमें क्या था, एनालिटिक था। मतलब एफ जेड एनालिटिक है, मतलब एफ जेड सी में हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा सी के अंदर। जेड माइनस जेड नोट क्या है, देखो पॉलिनोमियल है, ये भी हर एक बिंदु पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब जी जेड की जब हम बात करते हैं तो जी जेड में देखो एफ जेड अपॉन जी जेड माइनस जेड नॉट, सिर्फ यहाँ पर जेड नॉट को, जहाँ पर ये जीरो, जो इसका जो हर है डिनोमिनेटर है, जहाँ पर ये जीरो हो जाता है, उसके अलावा इस वैल्यू को छोड़, जहाँ पर ये जीरो हो रहा है उसके अलावा ये सभी पॉइंटों पर क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, या ये कहें हम, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एफ जेड माइनस जेड नोट, सिर्फ जेड नोट को छोड़कर जी जेड क्या होगा, सी के अंदर हर पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल अवकलनीय हो जाएगा। सी के अंदर जेड नोट को छोड़कर सभी बिंदुओं पर जब वो कैसा है, अवकलनीय है, तो वो कैसा हो जाएगा, जेड नोट को अगर वहाँ उस सी के अंदर से निकाल दें उस पॉइंट को, तो उसके अंदर जो भी बचा उस पर ये जी जेड कैसा हो जाएगा, विश्लेषिक फलन हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन। तो अब हम क्या करें, ये हमारा जेड नोट है। अब इसके लिए एक सर्किल बना दें, आर रेडियस का एक क्या खींच दें, वृत्त बना लेते हैं। ये है क्या है, आर है, ये क्या, C1। अब देखो, अब यहाँ पर अब आर को हम जितना मर्जी इतना छोटा ले सकते हैं, बशर्ते बात ये है कि ये यहाँ पर जेड नोट को ये क्या, एक वृत्त बना दिया, ये मान लिया।
अब देखो C और C1 से जो बाउंड हो रहा है को देखो, अभी इस वाले रीजन में, किसमें, इस वाले रीजन में ये फंक्शन कैसा हो गया, जी जेड कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया। क्यों, सिर्फ जी जेड कैसा था हमारे उसमें, क्या था, जी जेड हमारा सिर्फ जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल नहीं था, बाकी सभी पॉइंटों पर था। अब यहाँ से हम C1 और C2 से जो बाउंड हो रहा है उस रीजन की, उस हम क्षेत्र की बात करें तो ये फंक्शन जी जेड ये कैसा हो गया, एनालिटिक होगा। क्योंकि इसमें से कोई, यहाँ से कोई भी पॉइंट लें, फंक्शन जी जेड हमारा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है इस डोमेन के, मतलब इस डोमेन में क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा एनालिटिक हो गया। अब देखो, जब ये फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक है तो हमने कॉची इंटीग्रल की मल्टी कनेक्टेड थ्योरम पढ़ी है। इसमें क्या करें, हम एक क्रॉस कट लगा देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस कट, आपने पढ़ा होगा। ये क्रॉस कट लगाते हैं तो हमारा ये यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन किसका, जी जेड डी जेड अलॉन्ग सी किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलॉन्ग C1 जी जेड डी जेड के, किससे, कॉसी थ्योरम से, कॉसी फंडामेंटल थ्योरम का जो एक्सटेंशन था मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, उससे ये हमारा होगा। अब देखो इसको लिखना कैसे है, वही चीज़ें कि जी जेड हमारा कैसा है, जेड नॉट को छोड़कर सभी पॉइंटों पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो इस बाउंडेड रीजन में कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो इसको देखो मैं लिख देता हूँ। हमने क्या किया इसकी प्रॉब्लम को कि जो जी जेड है, जेड इजकल टू जेड नॉट पर, यहाँ जेड नॉट का जो जी जेड का जो हर है वो शून्य के अलावा सी द्वारा परिबद्ध पूरे क्षेत्र में कैसा है, एनालिटिक है। तो बिंदु सी को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का क्या किया, एक छोटा वृत्त बना दिया, और आर इतना देखो छोटा है, इतना छोटा लेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो वृत्त है जो बना रहे हैं ये सी के अंदर ही रहे, पूर्णतः अंदर रहेगा। तो अब देखो जब ये पूर्णतः अंदर है तो क्या हो गया, तो सी तथा सी द्वारा परिबद्ध परिबद्ध ये कैसा होगा, डबली कनेक्टेड हो गया ना, डबली कनेक्टेड क्षेत्र में जी जेड कैसा होगा, विश्लेषक हो गया। विश्लेषक हो गया तो कॉची एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहेगी, फिर उससे क्या होगा, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कॉची थ्योरम है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन सी जी जेड डी जेड इजकल टू क्या होगा, अलॉन्ग C1 जी जेड डी जेड, या यहाँ पर क्या होगा, ये सी जी जेड क्या, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इजकल टू इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट और डी जेड। जहाँ पर देखो यहाँ पर जो सी और C1 जो दोनों हैं, जो कर्व हैं वो कैसी है, उनकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। जहाँ C तथा C1 दोनों वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिशा में लिए गए हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब इसको इस वृत्त में आर को जितना चाहे उतना छोटा ले सकते हैं भाई, आर को जितना चाहे जितना छोटा लग सकते हैं। इस पर ये जो इंटीग्रेशन है वो तो डिपेंड नहीं करेगा, इस पर जो आर है इस पर तो इंटीग्रेशन ये तो वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो इक्वेशन सेकंड होगी क्योंकि फर्स्ट हमने पहले डाल दी है। अब देखो स्पष्ट क्या है हमारा, हमें क्या है स्पष्ट है कि जो इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड आर से कैसा है, आर से स्वतंत्र है भाई, जितना चाहो उतना छोटा ले लो बड़ा ले लो, बस इतना आर की वैल्यू इतना लेंगे कि वो उसके अंदर ही रहे, बस इतने पर डिपेंड करेगी। नहीं तो आर पर क्या है, छोटा ले रहे हैं तो उससे इंडिपेंडेंट हो गई। अतः यहाँ से क्या हो गया, अतः आर जितना चाहें छोटा ले सकते हैं।
देखो कैसे, आर को पूरा यहाँ से भी ले लेते हैं, जैसे एक मैं रफ के उसमें करके दिखा देता हूँ आपको। ये रीजन था हमारा, ये अगर सी है, ये जेड नॉट है, तो आर को ये भी ले सकते हैं, आर को ये भी ले सकते हैं, आर ये रेडियस भी हो गई, ये हो गया, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और जितना, और इससे और छोटा भी ले सकते हैं, तो जितना मर्जी इतना छोटा ले सकते हैं। मतलब ये जो है आपका जो इंटीग्रेशन अलोंग सी, वो आर के नाम, आर की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आर की वैल्यू पर डिपेंड करता तो जैसे आर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन हमारा ये जो है आर की वैल्यू पर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से क्या होगा, अब क्या करें, इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड इजकल टू क्या होगा अलोंग CN। अब देखो एफ ऑफ जेड नोट ऐड किया, इसमें एफ ऑफ जेड नोट ही क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। इसको और क्या लिख सकते हैं, अलोंग C1 एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड प्लस अलोंग C1 इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। यहाँ से ये आ गया हमारा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड नोट माइनस जेड नोट, इक्वेशन 3 हो। अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू। अब देखो सिंस, अब देखो जेड माइनस जेड नोट क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा ऑन C1। अब देखो यहाँ से क्या है, इस कर्व पर ऑन C1 मतलब इस पर आर की वैल्यू, आर रेडियस, सर्किल क्या है, जेड माइनस जेड नोट इजकल टू आर, दैट मीन्स जेड माइनस जेड इजकल टू क्या होगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा ऑन C1। तो जेड इजकल टू ऑन C1 ये होगा, तो इस देयरफॉर डी जेड इजकल टू क्या होगा, आर, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के उसमें, तो ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, भाई आर ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा रहेगा, आयोटा डी थीटा का, थीटा क्या होगा, आयोटा डी थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है तो ये क्या होगी फिर, इसलिए देयरफॉर C1 एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड ऑन C1 क्या हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो सर्किल था हमारा क्या था, जेड नोट इसका सेंटर था, आर इसकी रेडियस थी। इस सर्किल पर जब हमने जेड माइनस जेड नोट इजकल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा रखा, इस सर्किल पर रेडियस फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है, थीटा एंगल चेंज हो रहा है। एंगल कितना बढ़ेगा भाई, कंप्लीट राउंड ऑफ हो रहा है तो 0 से 2 पाई जाएगा, तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से 2 पाई, और ये वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ जेड नॉट, जेड नॉट फिक्स है हमारा, अपॉन आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, C1 अलोंग इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या होगा, आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई ई की पावर, सॉरी आयोटा थीटा ये तो कैंसिल हो गया, डी थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या गई, एफ ऑफ जेड नॉट और इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा का वो लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। तो ये हमारा क्या हो गया, अलोंग C1 इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इजकल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट। ये इक्वेशन क्या होगी, 4 होगी। अब देखो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, अलोंग C1 इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इजिकल टू क्या हो गया, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C1
एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। या हम न्यू पेज पर इस कंप्लीट इक्वेशन को लिखते हैं एक बार, क्योंकि ये इसी से अब हम काम करने वाले हैं। तो ये क्या होगा, हमारी इक्वेशन यहाँ पर ही आ गई। अब देखो एफ जेड क्या था हमारा, सी के अंदर कैसा था, एनालिटिक था। सी के अंदर के एफ जेड कैसा था, एनालिटिक था। तो देखो सिंस एफ जेड इज, चूँकि एफ जेड कैसा था, चूँकि एफ जेड सी के अंदर कैसा था, विश्लेषक था। तो विश्लेषिक है, एनालिटिक है। एनालिटिक है तो इसका मतलब उसके हर पॉइंट पर वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब जब कोई फंक्शन सी के अंदर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो कैसा, कंटिन्यूस भी होगा। तो इसलिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एफ जेड सी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर सतत है। प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, कंटिन्यूस है। प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस है तो यहाँ से क्या होगा, अतः एफ जेड बिंदु क्या, जेड इजकल टू जेड नोट पर भी कैसा है, फिर भी सतत है। भाई उसके अंदर हर बिंदु पर है तो इस पर भी सतत होगा। सतत है तो यहाँ से क्या होगा, फलतः परिभाषा उसकी एप्सिलॉन डेल्टा, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान होगा ताकि क्या हो जाए, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट का जो मोड है लेस देन एप्सिलॉन, जब क्या हो, जब कभी भी, वेन एवर क्या हो, जेड माइनस जेड नोट का जो मोड है लेस देन किससे हो जाए, डेल्टा से हो जाए। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहाँ से जब हमने इक्वेशन नंबर 6 में हमने ये लिख दिया कि अब हम आर हमने क्या लिया है, आर को अपनी स्वेच्छा से किया था। आर क्या है, हमारी स्वेच्छा से लिया हुआ छोटे से छोटा, चूंकि आर का चयन हम इच्छा अनुसार कर सकते हैं, हम इच्छा अनुसार कर सकते हैं। भाई आर एज मच स्मॉल ले सकते हैं ना, अतः आर की जो वैल्यू है इज लेस देन डेल्टा लेने पर। अब ये जो इनइक्वालिटी है लेने पर असम्मिका इनइक्वालिटी 6, वक्र C1 के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होगी, के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो जाएगा, बिंदु के लिए संतुष्ट होगी। तो 5 से, समीकरण 5 से अब क्या होगा, देखो मॉड ऑफ इंटीग्रेशन C1 अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इसके जो सेकंड वाले पार्ट अभी ये रह गया ना, तो यहाँ से इससे अलोंग C1 मॉड ऑफ एफ अलोंग सी इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट अपॉन डी जेड अलोंग C1
इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, इंटीग्रेशन अलोंग C1 मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट टू मॉड ऑफ डी जेड। अब इसकी वैल्यू क्या है, स्टिकी लेस देन एप्सिलॉन। अब ये क्या है, देखो आर हमारा कैसा है, स्टिकी लेस देन किससे है, देखो डेल्टा से है, तो 1 अपॉन डेल्टा स्टिकी लेस देन किससे होगा, 1/r। तो इसकी जो वैल्यू है लेस क्या, लेस देन डेल्टा, मतलब यहाँ से क्या होगा, और जितना चाहो इतना बड़े छोटा रखो तो ये वैल्यू क्या होगी, स्टिकली लेस देन एप्सिलॉन बाई आर इंटीग्रेशन अलोंग मॉड ऑफ डी जेड। अब C1 क्या है, हमारा सर्किल है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या होता है, आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा सर्किल का, ये आर्क लेंथ होती है वैसे तो, आर्क लेंथ ऑफ C1, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई आर इंटू आर्क लेंथ ऑफ C1। इसका मतलब एप्सिलॉन बाई आर, आर्क लेंथ C1 की सर्किल की क्या होगी, 2πr। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड का जो मॉड है स्टिक लेस देन किससे हो गया, 2π एप्सिलॉन से, 2π एप्सिलॉन। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दें, 7 डाल दें। अब यहाँ से देखो from equation, now from equation 5 and 7, 5 और 7 से क्या इम्प्लाई होगा, मॉड ऑफ अलोंग इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 2π आयोटा एफ ऑफ जेड नोट का जो मॉड है वो स्टिकी लेस देन किससे हो जाएगा, 2π एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 8 से ये इधर ले आओ तो इसका मॉड इसके मॉड के इक्वल होगा, और इसका जो मॉड है 2π एप्सिलॉन से लेसर है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, इसकी वैल्यू 2π एप्सिलॉन से लेसर होगी। अब देखो एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी स्मॉल, यहाँ से क्या करोगे, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 2π आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट की जो वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन टेंस टू 0 जाएगा तो इसका जो मॉड है टेंस टू 0, मॉड टेंस टू 0, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2π आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी ऑफ जेड। इक्वेशन नंबर होगी हमारी 8, इक्वेशन 8 होगी। अब जो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, एफ ऑफ जेड अलोंग इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड क्या था, इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 8th क्या इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2π आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड।
और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखो इसका जो उपप्रमेय वो क्या है, यदि दो समवर्त वक्रों क्लोज्ड कर्व C1 एवं C2 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में FZ कैसा है, एनालिटिक है, तथा Z0 क्या है, इस क्षेत्र का क्या है, कोई बिंदु हो, तो हमें ये शो करना f ऑफ Z0 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग C1 f ऑफ Z अपॉन Z माइनस Z0 dz माइनस इंटीग्रेशन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग C2 FZ माइनस Z0 अपॉन Z माइनस Z0 dz, जहाँ C1 क्या है, बाह्य वक्र है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। C1 कैसा है, बाह्य वक्र है, ये क्या है हमारा C1। C2 इसके क्या है, कोई अंदर, सपोज करो यहाँ पर है, कहीं भी मान सकते। C1 क्या है, यहाँ पर, ये क्या है, C2 है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें परिबद्ध क्षेत्र कौन सा है, ये है। FZ कैसा है यहाँ पर, एनालिटिक है। अब देखो एक फंक्शन क्या ले लेते हैं, माना कि जो फलन है वो क्या, GZ, वो क्या होगा, f ऑफ Z अपॉन Z माइनस Z0 ले लिया। ये क्या ले लिया हमने, कोई फंक्शन ले लिया FZ का, ये क्या है, GZ इक्वल टू FZ अपॉन Z माइनस। अब देखो GZ क्या होगा, अब जो GZ है हमारा, FZ हमें पता है कि इसके बीच में हर बिंदु पर क्या है, एनालिटिक है, मतलब हर बिंदु पर इस क्षेत्र में क्या है, एनालिटिक है, तो मतलब इसके हर पॉइंट पर कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और देखो Z माइनस Z0 हमें पता बहुपद है, तो ये कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ये भी एनालिटिक है। लेकिन FZ अपॉन Z माइनस Z0 हमारा, जहाँ Z माइनस Z0 जीरो हो रहा, मतलब Z0 को छोड़कर हर पॉइंट पर कैसा है हमारा, डिफरेंशिएबल है। मतलब Z0 को अगर हम निकाल दें तो यहाँ पर अगर क्या ले लें, कोई Z0 पॉइंट ले लें और इसको कोई उसी लास्ट थ्योरम की तरह इसको ये कराओ, रेडियस क्या ले लो, R ले लो, तो यहाँ पर ये कोई कर्व क्या ले लें, ये कोई कर्व ले लें। अगर हम यहाँ पर देखो, जैसे आपका लिया है गामा या C3, क्या ले लें, C3 कोई कर्व ले लें, इन पर ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर अब इनके परिबद्ध, इसके बाहर, मतलब इन तीनों कर्व से जो बाउंड हो रहा है जो क्षेत्र, उस पर ये GZ है वो कैसा होगा, एनालिटिक होगा। जब GZ उस पर एनालिटिक होगा और साथ ही साथ इन कर्वों पर के ऊपर भी कैसा हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो हमारी जो थ्योरम है मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, ये क्या कि एक कर्व जो क्या लें, इन सभी पर होकर जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ये क्रॉस कट लगाएं, क्रॉस कट रखें, इसके बीच में जो बाउंड्री रीजन है उस पर इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। या हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन, देखो अभी मैं यहाँ पर ये थ्योरी लिख दूंगा, इंटीग्रेशन अलोंग C1 GZ DZ किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन अलोंग C2 GZ DZ प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C3 GZ DZ के बराबर होगा। भाई कॉची फंडामेंटल थ्योरम में जो क्या कॉची का एक्सटेंशन है मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए, उसमें ही होगा। अब यहाँ क्या करें हम, अब इसमें हम क्या कर दें, 1/2 पाई आयोटा से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन GZ DZ माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C2 GZ DZ माइनस अलोंग इंटीग्रेशन अलोंग C3। अब देखो 1/2 पाई आयोटा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 पाई आयोटा GZ, और ये क्या हो जाएगा, DZ इजिकल टू क्या होगा, 0। अब देखो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं GZ की वैल्यू रख दो 1/2 पाई आयोटा
इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C3 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इजकल टू क्या हो जाएगा बेटे, हमारा 0 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। अब देखो, अभी हमने कॉसी समाकल सूत्र बताया, अतः कॉसी समाकल सूत्र से क्या होगा, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला हमें क्या देता है कि एफ ऑफ जेड नॉट इजकल टू इंटीग्रेशन अलोंग C3 एफ ऑफ जेड 1 अपॉन 2 पाई आयोटा और है इसमें एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा अलोंग C3 इंटीग्रेशन अलोंग C3 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इसके बराबर हो जाएगा। जहाँ पर जो वक्र हैं वो कैसे हैं, जहाँ यहाँ पर ये चीज़ लगना, जहाँ प्रत्येक जो समाकल है, समाकल वामावर्त एंटी क्लॉज वाइज डायरेक्शन में लिया गया, वामावर्त दिशा में लिया हुआ है, वामावर्त दिशा में लिया हुआ है। अब यहां से देखो, जो हमें पूछा था वो तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ से ध्यान से C1 और यहाँ तो सिर्फ एक वक्र लिया था C1 के अंदर, अगर बहुत सारे लिए हो, यहाँ क्या हो, यदि C1 के अंदर क्या हो, कई वक्र कौन कौन से, जैसे C2 C4 C3 तो हमने उसमें मेंशन कर दिया ना, इत्यादि हो, तो क्या होगा फिर, एफ ऑफ जेड नॉट इजकल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। देखो यहाँ पर ये हमारा C2 है, C3 नहीं है, इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C4 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड एंड सो ऑन, ये होगा। ठीक, अब ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब मैंने यहाँ से कहा था कि देखो इसकी जो थ्योरी है वो कैसे लिखनी है। इसकी थ्योरी के लिए हम क्या करें कि जैसे हमने मान लिया जी जेड क्या है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ से हम वही पिछले वाले क्वेश्चन की जो थ्योरी लिखी थी वही लिख देंगे कि ये क्या, फलन जी जेड इजकल टू जेड नॉट के अलावा जेड नॉट के अलावा C1 तथा C2 से परिबद्ध क्षेत्र में कैसा है, विश्लेषिक है। अब क्या करें, माना या यहाँ पर जो यहाँ से हमने खींचा था कि बिंदु, मानो जो लास्ट उसी को लिखना है, तो क्या कर दो, बिंदु जेड नॉट को केंद्र मानकर 8 त्रिज्या
का एक छोटा वृत्त क्या C3 क्या Z माइनस Z0 का मॉडुलस इक्वल टू R बनाया, जहाँ R इतना छोटा हो ताकि ये क्या हो, ताकि वृत्त C3 पूर्णतः C1 तथा C2 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में, परिबद्ध क्षेत्र में पूर्णतः स्थित हो, क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर पूर्णतः स्थित हो। तो यहाँ से कॉची बहुपद बहुसंबंधी क्षेत्र से फिर क्या हो जाएगा, ये कॉची बहुसंबंधी क्षेत्र से हमारा ये थ्योरम हो जाएगा और इसका स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी कुछ थ्योरम्स हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।